हेलो फ्रेंड्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2014 का पूरा तो नहीं, मतलब जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन था वो पूरा कर लिया था हम लोगों ने। 35 क्वेश्चन था लास्ट पेपर में, 2014 के पेपर में। 2013 का पेपर थोड़ा डिफरेंट था। 2013 के पेपर में जो रेलेवेंट आपके लिए है, शुरू का 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और 11 से 20 फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब शॉर्ट सब्जेक्टिव बोल सकते हैं। तो उसको भी कर लेंगे, वो भी रिलेवेंट है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन इस पेपर में कर लेंगे और सब्जेक्टिव वाला रहने देंगे, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। तो 1 to 10 कर लिया जाए इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में 11 से 20 जो शॉर्ट सब्जेक्टिव, छोटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी कर लेंगे। वो नेट में आ सकता है आपका, ठीक है। तो लेट्स डू द पेपर, लेट्स गो टू पेपर। दिस वाज द पेपर। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और 2 मार्क्स का करेक्ट में और 0.5 नेगेटिव मार्किंग था, ठीक है। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स m इक्वल्स टू 0 1 1 0 0 1 1 0 0 इज, इसका इनवर्स निकालना है आपको। तो देखो आप कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़े होंगे। कैली हैमिल्टन थ्योरम सेज कि एवरी मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies characteristic equation। characteristic equation क्या होता है? characteristic equation is given by m minus lambda I equals to 0, right? So m minus lambda I will be 0 minus lambda, क्या 0 minus lambda 1 1 0 0 minus lambda will be minus lambda 1 1 0 minus lambda equal to 0. So this will give you minus lambda cube, and then you have 1 plus lambda, ठीक है, equal to 0. So the characteristic equation is this, right? And from Cayley-Hamilton theorem, it satisfies its characteristic equation. Every square matrix satisfies the characteristic equation. अब m इनवर्स से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा? m स्क्वायर प्लस m इनवर्स m इक्वल टू 0. 0 मतलब 0 मैट्रिक्स. So from here we get m inverse equals to m square. आइए क्या हो जाएगा? Identity matrix. So this will be the answer, B. 1 का B हो जाएगा, ठीक है। 1 का आंसर B हो जाएगा। कैली हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अंडर रूट आयोटा प्लस अंडर रूट माइनस आयोटा इक्वल्स टू, ये पूछ रहा है। तो e टू द पावर आई थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अगर थीटा को हम लोग π/2 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी आयोटा, और थीटा को माइनस π/2 पुट कर दोगे तो हो जाएगा माइनस आयोटा। तो अगर रूट आयोटा का बात करेंगे, सो दिस वुड बी व्हाट? अंडर रूट ऑफ e टू द पावर आई π/2, सो दिस विल गिव यू आई π/4, एंड माइनस आयोटा इज व्हाट? e टू द पावर माइनस आई π/2। तो इसका भी जो है स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? दिस इज नथिंग बट दिस इज cos π/4 प्लस आई साइन π/4, and this is cos π/4 minus I sin π/4. तो प्लस साइन बाई 4 और माइनस साइन बाई 4 π/4 कट जाएगा,
So it will be 2 cos pi by 4, or this will be √2, ये √2 हो जाएगा, this will be √2. समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? ये देखिए क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज रिलीज एट x = 1 इन अ फोर्स फील्ड Fx = 2/x² - x²/2. Which one of the following is false? Which one of the following is false? कौन सा false है? False is conservative. कंजर्वेटिव होगा, क्योंकि देखो मतलब to this force you can always find potential energy. To this force F is minus of del u, and what do you find? You find F to be 2/x² - x²/2. So that will be given by minus du/dx. So you can always find potential energy corresponding to this force. So this is conservative. ये conservative है. Angular momentum of the force about angular momentum of the particle about origin is 0, is constant. Yes. Why? Because you are releasing the particle from x = 1 and you have the force. तो about the origin अगर हम लोग torque निकालने की कोशिश करें, so if I want to find the torque, then if here is the particle, then force acting on this particle will be either towards positive x or towards negative x, right? And r is also in the same direction. So r cross f will be 0, because the angle between r and f is either 180 or it is 0. So in both the case torque is going to be 0, and when torque about origin is 0, then angular momentum about the origin will be conserved. Angular momentum about the origin will be conserved. ठीक है? अच्छा, पार्टिकल को x = 1 पे रिलीज किए हैं, मतलब x = 1 पे जो रिलीज किए होंगे तो उस समय इसका जो पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो 0 रहा होगा, रिलीज ही किए हैं. ठीक है? आज कोई पार्टिकल रेस्ट पे होता है, ठीक है, कोई पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो उस केस में जिधर फोर्स लगेगा उधर ही बॉडी मूव कर जाएगा. When the particle is at rest, particle was at rest at x = 1, and then you release the system, the force started acting. So when the particle is at rest, in whichever direction you apply the force, the particle moves in that direction. देखो हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई बॉडी है मास m और रेस्ट पे है तो जिधर इसको हिट करोगे उधर ही मूव कर जाएगा. लेकिन ये केस अगर ये बॉडी मान लो मूव कर रहा है, अब अगर मान लो उसी डायरेक्शन इस डायरेक्शन हिट करते हो तो अब इस केस में इस डायरेक्शन मूव नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि द पार्टिकल इज ऑलरेडी मूविंग, सो इट विल हैव ए कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट, v पैरेलल, इट विल हैव ए कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द फोर्स. तो ये फोर्स क्या करेगा, ये इस कंपोनेंट को बढ़ा देगा. ठीक है, ये क्या करेगा, ये फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इट विल जस्ट इंक्रीज, एक्सेलरेट द कंपोनेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, and keeping this unchanged, so your net velocity will be somewhat in this direction, right? मतलब v पैरेलल इंक्रीज होगा, v परपेंडिकुलर भी सुपर इम्पोज रहेगा, तो किसी थर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. इट वोंट बी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. So when the particle is moving, already moving, and you are not applying force either in the direction of velocity or opposite to velocity, in that case, when you apply the force, the particle will move in some different direction. But if the particle is at rest, when particle is at rest, in whichever direction you apply the force, the particle will move in that direction. तो हम इतना क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि x = 1 पे जैसे आप रिलीज किए तो आप जरा निकालिए कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है. x = 1 पे जो रिलीज करेंगे तो इन विच डायरेक्शन यू विल हैव द फोर्स, इट विल बी 2 - 2. Okay. Sorry, no, not 2 - 2. Sorry. When you release the particle at x = 1, the force acting is 2 - 1/2.
I cap. So the force is acting in this direction. So it will start moving in this direction. Root 2 कहाँ है? Root 2 is in this direction. तो ये सही लग रहा है. It is going to, it moves towards x equal to root 2. Yes. It's in positive x direction. x equal to 1 पे बॉडी है. अब फोर्स क्या लग रहा है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में लग रहा है. तो इधर ही जाएगा. फोर्थ क्या है? इट मूव्स टुवर्ड्स ऑरिजिन. नो, ये गलत हो जाएगा. तो जो गलत है वही हम लोग को निकालना है. सो डी इज इनकरेक्ट. इट विल मूव टुवर्ड्स x इक्वल टू रूट 2. इट वॉन्ट मूविंग टुवर्ड्स x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 के अबाउट मूव नहीं करेगा. ठीक है, क्लियर है ये चीज? इज इट क्लियर? कोई डाउट तो पूछना है. ठीक है, चुप नहीं रहना है. चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. फोर्थ क्वेश्चन, a traveling pulse is given by fxt equals to a exponent 2ab xt minus x square minus b square t square upon c square. The speed of pulse is, देखिए यहाँ जो आपको जो वेव फंक्शन दे रखा है साई, f यहाँ लिखा है, f को साई भी लिख सकते हो. ई आई और ये है क्या? देखो, this is nothing but this is minus of ax minus bt का whole square upon c. So it is a kind of a function of, let me write capital F. इस चीज का जो भी फंक्शन होता है वो वेव, it satisfy the wave mechanical equation. Wave mechanical equation is this. जहां भी इस टाइप का फंक्शन दिया रहेगा ना, kx माइनस ओमेगा टी या x माइनस या फिर ऐसे kx माइनस ओमेगा टी ऐसे दिया रहे, या kx प्लस ओमेगा टी टाइप का फंक्शन हो, या t माइनस एक्स बाई वी हो, या t प्लस एक्स बाई वी हो, ये जितने फंक्शन है, अगर इफ यू आर गिवन ए वेव फंक्शन ऑफ दीज आर्गुमेंट्स, देन दैट विल सेटिस्फाई द वेव इक्वेशन. तो ये वेव इक्वेशन है. ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली फेज. ax minus bt is phase. So you can find the phase velocity. Speed मतलब phase velocity. Phase velocity is nothing but the velocity with which the wavefront moves. And what is wavefront? Locus of all the point where phase is constant. So this is the wavefront equation. So if I take the derivative with respect to t, this will be a dx by dt minus b equal to 0, or you can say the velocity is b by a. Velocity is b by a. ठीक है, ऐसे आ जाएगा. ठीक है, ओके. ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन देखो. द डायमेंशन ऑफ मास लेंथ टाइम चार्ज आर एम एल टी सी. द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज. ये तो इजी सब क्वेश्चन होता है, मतलब ये तो हम लोग बचपन में किए भी हैं ना, डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर में. देखो एक चीज समझो, E by B is c. c is the speed of light. So b is what? E upon c, and this is nothing but force per coulomb. तो फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस 2, और कूलम का हो गया c इनवर्स, और c हो गया एल टी माइनस 1. c मतलब स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, तो ये हो जाएगा एम टी माइनस 1 c माइनस 1. B is the correct answer. B is the correct answer.
ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, छठा क्वेश्चन देखो सर, इजी क्वेश्चन है यार। The black body at temperature T emits radiation at a peak wavelength lambda. If the temperature is black body becomes 4T, the new peak wavelength is, देखो Wien's displacement law होता है, Wien's displacement law होता है ये, तो इसका मतलब हो गया जो peak wavelength है that is some constant upon temperature T। तो T को अगर 40 कर दोगे तो लैम्डा जो है लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। इफ यू मेक T 40 देन लैम्डा विल, अगर ये इसको आप T से 40 कर देंगे तो लैम्डा m क्या हो जाएगा, इट विल गो टू लैम्डा m बाई 4, सिंपल, ठीक है, इट विल गो टू लैम्डा m बाई 4। समझ में आ रहा है ये चीज, क्लियर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए 7वां, क्या बोल रहा है, एन एम बी एन बी एन एन एफ डी denote the number of ways in which two particles can be distributed in two energy states according to Maxwell, Boltzmann, Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics। दो पार्टिकल है और दो एनर्जी स्टेट्स है। देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बेसिकली in case of Maxwell Boltzmann, the particles are distinguishable. If you have two identical particles A and B, then they can be distinguished. In case of Bose-Einstein, the particles are not distinguishable. And second thing, they do not follow Pauli's principle. Bose-Einstein. In Fermi-Dirac, particles are not distinguishable; they are indistinguishable, but they obey Fermi-Dirac statistics. तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन तो अलग ही हुआ, दे आर डिस्टिंग्विशेबल, पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। बोस-आइंस्टाइन में यू हैव स्लाइट डिफरेंस, एक्चुअली ये क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है, ये दोनों क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में द आइडेंटिकल, यू हैव द सिस्टम आइडेंटिकल पार्टिकल्स बट दे आर डिस्टिंग्विशेबल। In case of Bose-Einstein, the particles are indistinguishable and they do not obey Fermi-Dirac statistics. And in case of, they do not obey, Pauli's principle. In Fermi-Dirac, the particles are indistinguishable, but they obey Fermi-Dirac, they obey Pauli's principle. It means every state is going to contain just one particle. Every state is going to contain just one particle. So if you have, say, two particles like this, particle A and particle B, right? Then in case of Maxwell-Boltzmann, how many ways I can arrange them? I can have a particle A here and particle B here. I can have particle A here and particle B over here. This is, say, E1, this is E2, this is E1, this is E2. राइट, अब से 1 2 लिख दो सिर्फ, दिस स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 1 स्टेट 2। देखो अगर यही हम लोग मैक्सवेल फर्मी-डिरैक हम लोग बोस-आइंस्टाइन में बात करें, देन दीज टू विल बी काउंटेड जस्ट वन वे, राइट, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है। आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ए एंड बी, सो दीज टू कन्फिगरेशंस आर सेम कन्फिगरेशन इन केस ऑफ बोस-आइंस्टाइन एंड फर्मी-डिरैक। But in case of Maxwell-Boltzmann, these two configurations are different configurations because I can distinguish between A and B. I can distinguish between A and B, right? The other way is you can put A here and you can put B here in one only, and I think this is the last one. See how many ways you have in Maxwell-Boltzmann? One. This is second way. This is third way and this is fourth way. So this is equal to 4.
अब NBE में क्या है, NBE में there is no limitations on how many particles can reside in one state, but particles are indistinguishable. So these two are same configuration. These two will be counted as just one configuration, one arrangement. So in case of NBE, this will be 3 because I cannot count them separately. They are same because I can't distinguish between A and B. I cannot distinguish between A and B. In case of Fermi-Dirac, you just have one. You can put one particle here, the other particle here, and they are indistinguishable also. They are indistinguishable also. So I can have only this configuration, but these two will be counted as one. I cannot have this because they will not be following Pauli distribution principle. Pauli distribution principle does not allow the two particles to remain in the same state, right? So this is not allowed in Fermi-Dirac. So in case of Fermi-Dirac, it is just 1. So the ratio will be 4:3:1. 4:3:1. ठीक है, 4:3:1. Okay, good. Now I think I am not very fast. धीरे धीरे ही चल रहा है आराम आराम से. 8वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. The electric field component of electromagnetic radiation varies with time as A cos omega naught t sin omega t cos omega naught t. A is constant. The value of omega and omega naught are this. The radiation falls on the metal with a work function 2 electron volt. The maximum kinetic energy of photoelectrons will be. Ke max क्या होता है भाई? Ke max is the energy of the incident photon minus work function. Energy of the incident photon minus work function. Okay. So what? Work function is given. So we have to figure out what would be the frequency of the or what will be the maximum energy of the incident photon. Ke max 3 Ke max मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखते हैं. इट इज A cos ओमेगा नॉट टी. तो एक तो रेडिएशन ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी का है. ओमेगा नॉट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स. ओमेगा टी cos ओमेगा नॉट. इसको एक्सपैंड कर लेंगे. So this will be A by 2 this. So जो इंसिडेंट लाइट है उसमें 3 फ्रीक्वेंसीज हैं. एक फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा नॉट है और दूसरा फ्रीक्वेंसी आपका ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट है और एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है. तो इसका सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा. इस केस में सबसे अधिक एनर्जी होगा ना ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट के केस में. तो वही आपको सबसे अधिक के ई मैक्स देगा. ठीक है. सो ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट इज व्हाट. ओमेगा का वैल्यू 1 है और ओमेगा मतलब ऑफ कोर्स एक चीज़ और है कि मतलब ये ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा लिखोगे इसको क्योंकि मतलब फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव. Frequency can't be negative. So the highest frequency which you can have is omega plus omega naught. So this will be 1 plus 5, मतलब 6 into 10 to the power 5 second inverse. अब ये देखो रेडियन पर सेकेंड में होता है. रेडियन नहीं लिखा है इसने. इसको आपको ना हर्ज में करना पड़ेगा. हर्ज में करना पड़ेगा. ये रेडियस रेडियन पर सेकेंड में इसको हर्ज में करेंगे तो क्या आएगा. फ्रीक्वेंसी एफ इज न्यू इज व्हाट. न्यू इज 6 अपॉन ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है ना.
So it is 6 upon 2 pi 15, ये हर्ज में आएगा, राइट. So the energy will be h nu. इसको हम लोग को EV में करना पड़ेगा ना. H is 1.38 into 10 to the power minus नहीं सॉरी, K होता है. H is 6.63 into 10 to the power minus 34 and nu is 6 upon 2 pi. और EVs में करोगे ये हो जाएगा, ये 19, 15, 34 हो जाएगा, कट जाएगा. So this will be how much? (6.63) into भागा 1.6 भागा 2 भागा पाई 3.957. ये सबसे अधिक एनर्जी वाला फोटोन होगा और वही आपको सबसे अधिक Ke वाला फोटो इलेक्ट्रॉन देगा. So this is 1.95. D. D will be the correct answer. D आपका सही आंसर आ जाएगा. ठीक है, alright. D is going to be the correct answer. ये देखो 9वां क्वेश्चन. द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अनऑक्युपाइड इन यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. बीसीसी का क्या पूछ रहा है? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड. अच्छा, क्या पैकिंग फ्रैक्शन उसको बोलते हैं. देखो अगर हम लोग बात करेंगे बीसीसी लैटिस का, तो बीसीसी में क्या है? बीसीसी में यू हैव दिस इज यूनिट सॉरी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल. देखो एक एटम यहां आ जाएगा, एक सेंटर में आएगा, एक ऐसे आएगा. थोड़ा सा ये और बड़ा होगा, ये छोटा होगा. जो भी था बड़ा छोटा बन रहा है, कोई बात नहीं. ठीक है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब सारे लैटिस पॉइंट पे एटम नहीं बनाए हम. ये सब लैटिस पॉइंट है, यहाँ भी लैटिस पॉइंट है, सब लैटिस पॉइंट है. तो हमने बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल चूज करके लैटिस पॉइंट पे एटम प्लेस कर दिया. ठीक है, तो अगर एटम का रेडियस मान लो r है, ये कितना हो जाएगा? ये 2r हो गया, ये r हो गया, ये r हो गया. So the length of body diagonal will be 4r, and if this is a, then this is going to be what? √3 है, solid diagonal या body diagonal जो बोल दो. ठीक है, और बॉडी सेंटर में कितने आपके एटम्स पर यूनिट सेल होता है? 8 तो आपके लैटिस इधर हो गए ये सब पे, and each of these atom is shared by 8 unit cell. So if I talk about the contribution, then
each of the atom is shared by 8 unit cell over here. So number of the contribution of this atom into this unit cell will be 1/8 atom. यहाँ पे 1/8 atom क्योंकि ये lattice point ये जो है this is lattice point of 8 cubic cell. तो ये atom 8 cubic cell मिलके कहेगा ये हमारा atom है. So the portion of atom which is claimed by one unit cell would be 1/8. So 1/8. So 1/8 into 8 is 1. और एक बीच वाला तो पूरा का पूरा ये क्लेम करेगा ना. जो बीच में लाई कर रहे हो तो बिल्कुल इनक्लोज्ड है तो पूरा का पूरा वो क्लेम कर लेगा. So number of atom per unit cell is going to be 2, right? 2 atom, and the volume of each atom is pi r cube. और अगर पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है पूरा क्यूब का अगर बात करें तो पूरा क्यूब का जो वॉल्यूम है वो a क्यूब हो जाएगा. ठीक है. So this is 8/3 pi r cube. यहाँ से निकल जाएगा r is what? √3a/4. So this is 3√3 a cube by 64. ये कट जाएगा. So this will cancel out. 88 64 √3/8. अच्छा अनऑक्युपाइड बोल रहा है. ओके सॉरी. अनऑक्युपाइड का मतलब हो गया द पोर्शन विच इज अनऑक्युपाइड. रुक जाओ. द फ्रैक्शन विच इज अनऑक्युपाइड will be what? This will be total volume minus twice into the amount of space which is occupied upon a cube, right? So this is a cube twice into 4/3 pi, and r cube is what? R cube is upon a cube. So this will be what? This will be 4 दूनी 8 88 64. So this is 1 minus √3/8 pi. ठीक है. So it is 8 minus √3 pi. ये आंसर आ जाएगा. A will be correct answer. 9 का A आ जाएगा. 9 का A आ जाएगा. ठीक है. Is it all right? Okay. So A is correct answer. पैम का क्वेश्चन है. क्या पूछा है जी? डीसी गेन एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. डीसी गेन एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब अगर हम लोग मान लो यहाँ पे वी आई देते हैं. ठीक है. तो इफ वी आई इज डीसी देन दिस कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट, राइट. एक काम करो इस सबको मार्क कर दो. जैसे R1 से दिस इज C1, this is R2 and this is RF suppose. So if I talk about DC gain, I assume this to be DC, right? DC input voltage. DC input voltage. So this will behave like open circuit once it is fully charged. So there won't be any current in this when it is open circuit. Current absorbed by the op amp is also negligibly small, so there is no current over here. So the voltage will be VI only, and from the virtual ground, the voltage over here will also be VI. So R1 C1 इसको R2 कर दो, है ना. So the current over here will be how much? This will be VI upon R2. And of course, this current will not be coming from the op amp because op amp input bias current is simply negligibly small, microampere में होता है. So this current will come from this branch. So V out will be what? V out will be VI, and current is in this direction, so it will be IRF.
So it will be VI and current is VI upon R2 RF, or you can say 1 plus, so DC gain right. So this will be 1 plus 10 kilo ohm by 1 kilo ohm, so it will be 11, right. तो DC गेन तो 11 हो जाएगा. A cutoff frequency is given by what? F cutoff is given by 1 by 2 pi R1 C1. This is the formula, you must remember it. So this is what? This is how much? 2 into 3.14. R1 is what? Sorry, 2 पाई में ही आंसर है, तो 2 पाई में ही कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है. सो R1 इज 1 किलो ओम, सो 10 to the power 3, and C1 is 1 upon 2 pi microfarad. It will be this. 2 pi cancels out. So it will be 1 by 10 to the power minus 3, or 10 to the power 3. So it is 1 kilohertz. 1 kilohertz. So 11 and 1 kilohertz. See. ठीक है, ये आ जाएगा. So okay, C is the answer. ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, और इसी पेपर में 10 क्वेश्चन शॉर्ट सब्जेक्टिव है, वो भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, 10 क्वेश्चन शॉर्ट सब्जेक्टिव है, वो भी कर लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, उसको भी कर लिया जाएगा. ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं, टाइम बहुत कम हो गया है ना. एग्जाम तो 13 का है, अभी उन लोग को 5 तक पहुंचना है. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे.